किसको बैठाया? ये जो काउंट काबूर साहब जो थे, तो काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर, विक्टर एमैनुअल सर्डिनिया और पिडमाउंट के क्या थे? सर्डिनिया और पिडमाउंट के क्या थे? तो सर्डिनिया और पिडमाउंट का शासक विक्टर एमैनुअल थे। इन्होंने, ये राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कौन? राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। और विक्टर एमैनुअल चाहते थे कि हम पूरे इटली का एकीकरण कर दे, पूरे इटली का एकीकरण, लेकिन इनको लगता था कि पूरे इटली का एकीकरण हमसे इसीलिए वह काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाए। क्यों? क्योंकि काउंट काबूर जो थे, प्यारे बच्चों, काउंट काबूर के पास राजनीति की बहुत बड़ी समझ थी, बहुत ज्यादा समझ था, राजनीति का बहुत बड़ा। किनके पास? किनके पास? काउंट काबूर के पास राजनीति की बहुत बड़ी समझ थी। इन्होंने राजनीति का बहुत बड़ा क्या थे? विद्वान थे। कौन थे? इनके पास राजनीति की बेहतर समझ, किनके पास? किनके पास? काउंट काबूर को राजनीति की बेहतर समझ किनके पास था? बोलो। अब जब काउंट काबूर साहब जब आए प्रधानमंत्री के पद पर, कौन से पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर जब काउंट काबूर की क्या हुई? नियुक्ति हुई। जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये अपने कूटनीति के दम पर, अपनी राजनीति के बल पर पूरे इटली के एकीकरण करने का प्रयास, लेकिन विक्टर एमैनुअल को लगता था कि हमारी बस की बात पूरे इटली का एकीकरण करना, क्योंकि राजनीति की भी उतना बेहतर समझ इनके पास। इनको लगता था कि काउंट काबूर आएगा तो अपनी राजनीति के दम पर सबको फंसा करके इटली का एकीकरण कर सकता। अब देखेंगे हम हुआ कौन सी यहां पर। उसके बाद जब इनको मालूम चला, ये जो काउंट काबूर थे, कौन? काउंट काबूर जब इटली का एकीकरण करने के लिए प्रयास करने आए, तो आप समझ रहे थे कि इटली कैसे बटा था। इटली जो था, उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली और मध्य इटली। तो इस प्रकार एक हिस्सा पे फ्रांस का कब्जा था, एक हिस्सा पे, और बीच वाला में यानी रोम वाला क्षेत्र में पोप का कब्जा था। पोप धार्मिक लोग थे। फ्रांस चाहता था हम ले ले, ऑस्ट्रिया चाहता था हम ले ले। मेजनी आया, अपना योगदान दिया कि ना दिया? यानी कुछ प्रांतों को मेजनी मिला दिया, कुछ प्रांतों को मेजनी। अब बाकी काम कौन करेंगे? इनके पास राजनीति की इतनी समझ थी, तो ये समझ रहे थे कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा, ये ऑस्ट्रिया को मानते थे। किसको मानते थे? यानी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में जाने की किसी की क्षमता, लेकिन कूटनीतिक के दम पर, अपनी राजनीति के दम पर काउंट काबूर ने सबसे लड़ा। ये मौका के तलाश में फ्रांस को अपना दोस्त बना लिया। फ्रांस को अपना दोस्त कैसे बनाया तो समझिएगा। काउंट काबूर ने दिमाग लगाया और 1853 से 54 ईस्वी में, 1853 से 54 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का जो रूस से लड़ा गया। किससे? रूस प्लस फ्रांस, और फ्रांस का सहयोगी देश था, सहयोगी लोग था, सहयोगी भी लोग था, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन भी था। कौन था? तो ब्रिटेन किसके तरफ से था? फ्रांस की तरफ से। रूस अकेला और फ्रांस के साथ पिडमाउंट भी था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था। ये तीनों एक साथ मिलकर के किससे लड़ा? कब? तो पहले से फ्रांस इटली पर दबदबा बना करके बैठा है। बोलो। और बीच में ये किस युद्ध में फंस गया? 1853 से 54 में ये क्रीमिया का युद्ध में फंस गया। कौन? किसके साथ? तो क्रीमिया का युद्ध किसके साथ हुआ था? और
और फ्रांस के सहयोगी मित्र भी थे, फ्रांस के सहयोगी। अब हम देखेंगे तो उधर से काउंट काबूर मौका की तलाश में है, क्या के लिए? वो इटली का एकीकरण करना चाहता है। 53-54 में ये युद्ध लग गया, तो ये बिना पूछे काउंट काबूर बिना पूछे, बिना किसी जान पहचान के फ्रांस के साथ मिल गया और फ्रांस के साथ युद्ध में शामिल हो गया कि हम आपके साथ हैं। किसके साथ? यानी काउंट काबूर जो था ये क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का समर्थन कर दिया, फ्रांस का समर्थन कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा जब फ्रांस का समर्थन कर दिया। कौन कौन कर दिया? काउंट काबूर ने फ्रांस का बिना पूछे, कोई दोस्ती नहीं था, कोई लगाव नहीं था, क्योंकि ये तो आया था इटली का एकीकरण करने। इटली पर खुद ब खुद फ्रांस पहले से बैठा है, तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन हुआ। बोलो, दोनों एक दूसरे का। लेकिन दिमाग लगा करके अपनी राजनीति कूटनीति के दम पर इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में बिना फ्रांस से पूछे फ्रांस का समर्थन देना शुरू। आप लड़िए, मैं आपके, जितनी इसके पास सेना वगैरह थी सब कुछ फ्रांस को, और फ्रांस के समर्थन में लड़वाने लगा। फ्रांस के समर्थन में कौन कौन? अब देखिएगा, तब फ्रांस को यह बात बहुत अच्छा लगा कि जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान वाला कहानी हो गया, कोई संपर्क नहीं, ये इसका दुश्मन है। फ्रांस काउंट काबूर का दुश्मन है ना, है, क्योंकि ये इटली का एकीकरण करना चाहता है और फ्रांस इटली का एकीकरण करना नहीं चाहता है। बोलो, तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन हुआ। जब दुश्मन हुआ तो ये इसके समर्थन में अपनी सेना के साथ फ्रांस के साथ अपनी सेना उतार करके लड़वा दिया, जिसमें अब फ्रांस का मतलब फ्रांस से और काउंट काबूर से दोस्ती हो गया। फ्रांस और काउंट काबूर से, फ्रांस और काउंट काबूर से। अब जब दोस्ती हुआ तो इसमें हुआ कौन सी? काउंट काबूर ने फ्रांस का समर्थन दे दिया, जिससे फ्रांस का समर्थन अब किसको प्राप्त हो गया? काउंट काबूर को। किसको प्राप्त हो गया? आज जैसे ही काउंट काबूर को ये समर्थन प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? तो उसके बाद पूरे शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि लड़ाई इधर चल रही थी। लड़ाई, शांति सम्मेलन बुलाया गया, शांति का सम्मेलन बुलाया गया। ये शांति की सम्मेलन में काउंट काबूर आए थे, काउंट काबूर आए थे। उसके बाद फ्रांस आया था। कौन आया था? उसके बाद शांति सम्मेलन में काउंट काबूर को बुलाया गया था, फ्रांस आया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? उसके बाद पीडमाउंट को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? आप पीडमाउंट को बुला करके ये सारा जब सम्मेलन हुआ तो फ्रांस का सुन लो ध्यान से, फ्रांस का समर्थन किसको था? किसको था? काउंट काबूर को फ्रांस का समर्थन था, यानी दोनों साथ में थे। इसमें काउंट काबूर ने मौका का तलाश उठा करके सारा देश के सामने ऑस्ट्रिया को बेनकाब कर दिए। मतलब मौका की तलाश मिला ही उनको, काउंट काबूर को, ये ऑस्ट्रिया पर सारा दोष लगा दिए, क्योंकि इनके पास दिमाग तो ज्यादा था, राजनीति ज्यादा जानते थे। राजनीति के दम पर, अपनी कूटनीतिज्ञ के दम पर इन्होंने शांति सम्मेलन में ऑस्ट्रिया को सारा दोष लगा दिया कि इटली का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑस्ट्रिया का है, जो इटली का एकीकरण करने देना नहीं चाहता है। यानी सारा लोग अब ऑस्ट्रिया को थू थू करने लगा कि ऑस्ट्रिया वास्तव में खराब आदमी है, खराब देश है, जो एक देश पर अत्याचार करके वहां को टुकड़े टुकड़े में क्या कर दिया है? बांट दिया है वहां को टुकड़े टुकड़े में। तो ये सब किसके बदौलत हुआ? यानी ऑस्ट्रिया को नीच दिखाने का काम कौन किया? ऑस्ट्रिया को नीच दिखाने का काम कौन किया? इससे पूरा यूरोप में ऑस्ट्रिया का चेहरा सामने आ गया। पूरे देश, पूरे यूरोप में ऑस्ट्रिया का विरुद्ध लोग अभद्र टिप्पणियां करने लगे। किसके विरुद्ध में? किसके विरुद्ध में? अब देखिएगा, इसी सम्मेलन में जो काउंट काबूर मौका को तलाश उठाते हुए पूरा दोष किस पर लगा दिया? पूरा दोष किस पर लगा दिया?
ऑस्ट्रिया को ठहरा दिया और सभी लोगों को बता दिया कि ऑस्ट्रिया जो देश है यह गलत कर रहा है इटली पर, इसको इस प्रकार से अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसे टुकड़े टुकड़े में बांट करके नहीं रखना चाहिए और वहां के राष्ट्रवादी लोगों को नहीं दबाना चाहिए। अब सारा देश ये मान गया कि वास्तव में ऑस्ट्रिया गलत है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये बात कौन बताया? और यह बात जब काउंट काबूर बताए, कौन? जब यह बात अपने काउंट काबूर बताए तो बताओ कि इस प्रकार पूरे यूरोप में किसका बेइज्जती होने लगा? किसकी बेइज्जती होने लगा? ऑस्ट्रिया का बेइज्जती होने लगा। अब काबूर ने क्या किया? नेपोलियन थर्ड से संधि की, शांति खत्म, यह शांति सम्मेलन खत्म हुआ। जैसे शांति सम्मेलन खत्म हुआ, ऑस्ट्रिया जो था, कौन? ऑस्ट्रिया जो था नेपोलियन थर्ड से, नेपोलियन थर्ड से क्या किया? संधि कर लिया, मतलब लड़ाई कर लिया। क्या कर लिया? कर लिया। क्या कर लिया? लड़ाई कर लिया। अब ये नेपोलियन थर्ड कहां का था? फ्रांस का। कहां का? इसी की शासक वहां पर चल रही थी, शासन चल रही थी। कहां पर? किसकी शासन चल रही थी? नेपोलियन। फ्रांस में नेपोलियन थर्ड की शासन। ऑस्ट्रिया से अब इनके बीच क्या हो गया? क्या हो गया? उधर मेटरनी को या ऑस्ट्रिया को दोषी ठहरा दिया। कौन? यानी सबके नजर से किसको गिरा दिया? कौन गिरा दिया? इधर फिर ऑस्ट्रिया फंस गया नेपोलियन थर्ड से। नेपोलियन कौन फंस गया? कौन फंस गया? तो अब नेपोलियन थर्ड कहां का था? कहां का था? कहां का था? आज जब ये फ्रांस का था तो फ्रांस ने अपनी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब देखिएगा। अब ये ऑस्ट्रिया के खिलाफ, सुनना, ऑस्ट्रिया के खिलाफ काउंट काबूर जो थे, कौन? फ्रांस ने अपनी सेना उतार दिया। किसके साथ? दोनों में घनाघोर क्या हुआ? दोनों में घनाघोर क्या हुआ? आज जब दोनों में घनाघोर लड़ाई हुआ, उसके बाद फ्रांस की काबूर के आश्वासन दिया गया। फ्रांस का किया, ये फ्रांस काउंट काबूर को, काउंट काबूर तो उससे मिला हुआ था, काउंट काबूर को आश्वासन दिया गया, समझाया गया कि अगर इस लड़ाई में हम जीत जाते हैं तो उत्तरी इटली और मध्य इटली, उत्तरी इटली और मध्य इटली में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं करेंगे? जो आपका उत्तरी इटली था ना, मध्य इटली था और दक्षिण इटली था, तो उत्तरी इटली और मध्य इटली, ये दोनों के बीच फ्रांस हस्तक्षेप नहीं करेगा। फ्रांस की मतलब उस पर काउंट काबूर भी जा करके अपना सब कुछ कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग लगा करके ऑस्ट्रिया का तो दिल पहले ही जीत लिया था। तो ये आश्वासन दिया गया। इसमें काउंट काबूर ने भी अपनी सेना फ्रांस के साथ दिया था ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए। तो एक बार वो उसका मदद किया, एक बार वो इसका मदद किया, इस तरह उन लोग दोनों हित हो गया। तो उसी में फ्रांस ने आश्वासन किसको दिया? काउंट काबूर को, कि मध्य इटली और उत्तरी इटली के में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया को जिससे जैसे लग रहा है उसको मिला ले, हमें कोई दिक्कत हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उत्तरी इटली और, तो बताओ इससे फायदा किसको हुआ? काउंट काबूर को, क्योंकि जो चाहता था एकीकरण करना, तो ये अब फ्रांस वाला कह रहा है कि हम बोलवे नहीं करेंगे, आओ ठीक है हम लोग मिल बांट के रहे इसमें, गलती की सही। तो ये इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? काउंट काबूर को। अब इसी बीच क्या हुआ? 1859 से 60 ईस्वी में, 1859 से 60 ईस्वी में, अब देखना 1859 से जब 60 की बारी आई, तो ये जो पिडमाउंट है, पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया में लड़ाई लग गया। ऑस्ट्रिया में लड़ाई लग गया। 1859 से 60 में पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? तो यहां पिडमाउंट का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर था ना।
इधर ऑस्ट्रिया तो इसका दुश्मन था, ऑस्ट्रिया तो इसका, उधर उत्तरी इटली और मध्य इटली में किसी प्रकार का फ्रांस हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यानी अब जिस तरह मर्जी उस तरह ही कर सकता है। कौन कर सकता है? मतलब लगभग उन लोग को कुछ मना लिया मिलाने के लिए। आज संजोगवश 1859 में 1859 से 60 में पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच क्या लग गया? आज जैसे इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दिया। अब देखिएगा, तो ये पिडमाउंट जो था इटली का ही भाग था। अब फ्रांस का किया कि ये लड़ाई काउंट काबूल से लगा था। काउंट काबूल से मिला था कौन मिला था? फ्रांस ने अपनी सेना किसको दे दिया? किससे लड़ने के लिए? काहे कि फ्रांसों का तो दुश्मन ऑस्ट्रिया था। आज दुश्मन से लड़ाई लगा है तो ये इसके समर्थन में ना आ जाएगा। तो अब ये काउंट काबूल को अपनी सेना क्या कर दिया? अपनी सेना कौन दे दिया? किसको दे दिया? किसको दिया? अब इसमें क्या हुआ? फ्रांस ने अपनी सारी सेना उतार दी, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरा तरह हार गया। ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह हार गई। कौन हार गया? कब? सीमावर्ती झगड़ा पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था ना, जिसमें काउंट काबूल के समर्थन में ऑस्ट्रिया ने अपनी सेना, तो इसमें किसकी हार हो गई? बोलो। आज जैसे ऑस्ट्रिया का हार हुई तो ऑस्ट्रिया का एगो जगह है लोम्बर्डी। कौन जगह है? ऑस्ट्रिया में एक जगह है लोम्बर्डी। तो लोम्बर्डी पर ये पिडमाउंट कब्जा कर लिया। लोम्बर्डी पर पिडमाउंट क्या कर लिया? तो जाके कहो तो उसमें का फैन बंद करने के लिए। लोम्बर्डी पर पिडमाउंट क्या कर लिया? लोम्बर्डी पर पिडमाउंट का अब क्या हो गया?